पांचजन्य का स्थापना दिवस है। पांचजन्य के पहले संपादक अटल जी रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी का भी पत्रकारिता से वास्ता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। सुधांशु जी भी बहुत ही कम उम्र में संपादक भी रह चुके हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सुधांशु जी, ये अपने पत्रकारिता के छोटे से करियर के बारे में आप पहले बताइए। सबसे पहले तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि पांचजन्य के कार्यक्रम में आया हूं। बचपन से पांचजन्य के आर्टिकल संपादकीय पढ़कर, जिसे कहते हैं ना कि वास्तविक ज्ञान का अनुभव, किताबों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और वास्तविक चीजें कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर बड़े होने के बाद उनका एनालिसिस। और आजकल पांचजन्य की आवश्यकता इसलिए है कि आज की युवा पीढ़ी में तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे होगा जिसको पांचजन्य का मीनिंग ही नहीं पता होगा। हम लोग जब छोटे थे तो इस ढंग की बातें सहज रूप में सामने आती थी कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो किसने कौन सा शंख बजाया, तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भीष्म ने पौंड नामक और भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख के द्वारा शंखनाद किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब उस शंखनाद का नाद भारत की जनता के कानों में धीरे धीरे पहुंचने लगा है, वह जागृति का स्वर। इसी स्वर के अभियान में जो अभी तृप्ति जी ने पूछा, तो हम लोग बहुत जस्ट इंजीनियरिंग पास करके आए थे तो विश्व संवाद केंद्र स्थापित हुआ था 1991-92 के में, आपको याद हो, 2 विश्व संवाद केंद्र स्थापित किए गए थे, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में था, कहीं वो साक्षी महाराज जी के फ्लैट के ऊपर, और लखनऊ में इसलिए क्योंकि उस समय राम मंदिर मूवमेंट का केंद्र व्यवहारिक दृष्टि से लखनऊ था। तो वहाँ पे एक पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी, विश्व संवाद केंद्र पत्रिका। उसमें मुझे संपादक होने का छोटा सा दायित्व दिया गया था, हम बच्चे थे उस समय, और प्रधान संपादक उसके डॉक्टर दिनेश शर्मा थे जो अभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम देखते हैं कि वो पौधा जो उस समय शुरू हुआ था आज क्रमशः कैसे विराट वटवृक्ष धारण करता चला जा रहा है, तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि रहीमन सुख उपजत है, बढ़त देख निज गोत्र, मतलब गोत्र से संबंधित है, अपने परिवार के लिए। रहीमन सुख उपजत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत। यानी अपने लोगों को बढ़ता हुआ देखकर वैसी प्रसन्नता होती है जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। और पांचजन्य जब से शुरू हुआ है, राष्ट्र के हित में लिखता है और राष्ट्र के विरोध में जो नैरेटिव बनते हैं उन पर भी मुखर होकर पांचजन्य में हमेशा आवाज उठाई गई है। जब हम राष्ट्र के हित की बात करते हैं और नैरेटिव्स की बात करते हैं, तो हाल की अगर हम बात करें, कल से महाकुंभ शुरू हुआ है और महाकुंभ को लेकर जैसे कि देश में पिछले 1 दशक से नैरेटिव की एक राजनीति चलती है, इस महाकुंभ को लेकर भी विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी कि गंदगी वहाँ होती है, भीड़ बहुत होती है, ये तक कहा गया कि भाजपा अनाप शनाप खर्च कर रही है। सनातन संस्कृति की जो परंपरा रही है महाकुंभ, इसको लेकर भी राम मंदिर के बाद विपक्ष के इस तरह के आक्षेपों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज महाकुंभ का संयोग से प्रथम अमृत स्नान है और ये महाकुंभ कहा जा रहा है कि 144 वर्षों में सबसे अलग आया। मैं तो कहना चाहूंगा कई 100 सालों के बाद आया है, क्योंकि ये शताब्दियों के बाद ऐसा पहला महाकुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। और ये महाकुंभ तब हो रहा है जब श्री राम की जन्मभूमि के जिले का नाम फैजाबाद नहीं, अयोध्या हो चुका है। और ये तब हो रहा है जब औरंगजेब के नाम पर बने हुए एक जिले का नाम अब औरंगाबाद न होकर छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। दूसरी दृष्टि से आप समझिए, ये बहुत गंभीर बात है। हम लोगों को क्या नैरेटिव बचपन से सिखाया गया कि हर फिल्म में कुंभ मेले में सिर्फ 2 भाई बिछड़ जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, खतरनाक है, जाना नहीं चाहिए, और बाबा लोग आते हैं जो अजीबोगरीब टाइप का वो दृश्य बनाए रहते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 12 वर्ष में कुंभ आता है जुपिटर की साइकिल के ऊपर। जुपिटर की साइकिल अगर भारतीय सिस्टम से माने तो जब आप वृष राशि में अपने अंतिम चतुर्थांश में आता है, यानी अगर आप उसको आकाश के 12 पार्ट डिवाइड करें तो 47 डिग्रीज जब ट्रांजिट कर जाता है कौन? जुपिटर। और
सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी 270 डिग्री ट्रांजिट करके 11वें हिस्से में प्रवेश कर रहा होता है। और संक्रांति क्यों होती है? क्योंकि अगर अर्थ सीधी होती तो कभी ट्रांजिशन सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता ही नहीं, परंतु 23.5 डिग्री का जो एक्सियल टिल्ट है उसकी वजह से जब अर्थ घूमती है तो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। अब बताइए, ये एक्सियल टिल्ट इनको कितने दिन पहले पता था? महाभारत में पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो हम प्राण त्यागेंगे। अब बताइए, इनको जुपिटर की साइकिल कब पता थी? और जुपिटर ही क्यों इसका आधारित है, यह भी बात समझिए। बृहस्पति ग्रह का क्यों प्रभाव माना जाता है, इसको भी आप बात समझिए। इस सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किस प्लैनेट की है? गुरु की, बृहस्पति की। इसीलिए ग्रेविटी का जो हिंदी और संस्कृत में भाषा अनुवाद है वो क्या? गुरुत्वाकर्षण, जो गुरु का आकर्षण है। अब साइंस को यह बात पता चला है कि जो सौरमंडल के बाहर से एस्टेरॉइड्स आते हैं उनको गुरु अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन से 90% को खींच लेता है, तो गुरु हमारी रक्षा करता है। यह बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी दिखाई पड़ रही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जिस प्लैनेट की है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है आफ्टर सन, सन और बिगेस्ट प्लैनेट के बीच के कॉम्बिनेशन पे होने वाले इस एस्ट्रोनॉमिकल पर्व पे वैज्ञानिकता का गर्व होना चाहिए। पर दुख की बात है, जिनके जहां लिखा था कि धरती चपटी है, जहां लिखा था धरती स्थिर है, उन्होंने हमारी बुद्धि ऐसी चपटी कर दी कि उन्होंने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं, और हमने मान लिया हम अवैज्ञानिक हैं और वो वैज्ञानिक थे। और धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाने वाले, मैं किसी धर्म ग्रंथ का नाम नहीं ले रहा हूं मेरे भाई, वहां अभी भी लिखा हुआ है पर कोई हिम्मत नहीं करता पूछने की कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। और इसका एक और आप दूसरा पक्ष देखिए, कुंभ में कितने ही विदेशी लोग आ रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई दूसरा धर्म की प्रमुख धार्मिक यात्रा बताइए जिसमें उस धर्म को न मानने वाला जाने में इच्छुक हो। कौन नॉन क्रिश्चियन वेटिकन में जाना चाहता है? मैं धार्मिक यात्रा की बात कर रहा हूं, टूरिस्ट के रूप में नहीं। कौन नॉन मुस्लिम हज की यात्रा पे जाना चाहता है? जाने में इच्छुक हो, और उसके बड़ी बात, उससे यह ना कहा जाए तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये महानता उदारता है। आप सबने आज ही अगर न्यूज में देखा होगा तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आई हुई हैं, और पता नहीं शायद उनका इस समय शायद नाम माता कमला किया गया है, और वो यहां रहेंगी। आप बताइए, वर्ल्ड के बिगेस्ट और टेक्नोलॉजिकली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कारपोरेट हाउस के फाउंडर की वाइफ आई हुई है, और उससे भी कोई नहीं कह रहा कन्वर्ट हो जाओ। ये महानता समझनी चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोगों के दिमाग पर अभी तक, जिसे कहते हैं ना, राहु ऐसा ग्रसित किया हुआ है कि वो उस ग्रहण काल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनके सामने समस्या आती है। और मैं एक और बात कहूंगा, ये एस्ट्रोनॉमिकल तो है ही, स्पिरिचुअल तो है ही, और सोशल देखिए। आज सुबह 10 बजे तक 1,65,00,000 लोग स्नान कर चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, अगर 20 किलोमीटर के घाट बने तो क्या अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग घाट बना है? क्या अलग अलग जात के लिए अलग अलग घाट बना है? क्या जब डुबकी लगा रहा तो कोई पूछ रहा है कि बगल में कौन है, अगल में कौन है? यानी पूरा समाज कैसे एक साथ होकर चलता है, ये दिखाई पड़ता है। और एक कहानी है, वो कितनी सच है पता नहीं, कि अंग्रेजों ने इसी को देख के तय किया था कि इस देश को तोड़ना कैसे और कैसे इसके अंदर विभाजन करने का प्रयास करना है। और इसीलिए आप देखिए, जहां पर सीधे अलग अलग दिखाई पड़ता है वहां तो नहीं कहते कि अलग है। मतलब हमारे यहां ना अलग मंदिर हैं, ना अलग घाट हैं वर्गों के, जातियों के, ना अलग शमशान है। वहां शियाओं की मस्जिद अलग है, सुन्नियों की अलग है, अहले हदीस की अलग है, हनफी की अलग है, देवबंदी की अलग है, बरेलवी की अलग है, और ईदगाह भी हैं। रोमन कैथोलिक चर्च अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, सेवेंथ डे इवेंजलिस्ट अलग है, और एडवेंटिस्ट अलग है। मगर इसके बावजूद सिमेट्री भी अलग अलग है। मगर इसके बावजूद हमको समझाया जाता है। इसलिए अपने मन के ऊपर इस मैकाले और मार्क्स के राहु के प्रभाव से अलग होइए, और मोदी जी के उस संदेश को समझिए जो उन्होंने कहा है, महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। और जो उन्होंने कहा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। तो कुंभ के इस प्रवाह को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है, जो ये विश्व का जो सबसे बड़ा जन समागम हो रहा है,
कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। आपने बात की जाति की, जो महाकुंभ में कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सब लोग वहां पर समरसता देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वो जाति जनगणना के पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पर क्यों ये बोलना पड़ रहा है बीजेपी को कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है बटेंगे तो कटेंगे या एक हैं तो सेफ हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सहज भाव की बात है। आपने वो कहानी हम सब ने बचपन में सुनी होगी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जब मृत्यु के निकट आ गया तो उसने सारे बच्चों को बुलाया और एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने फटाफट तोड़ दिया। अब सारी डंडी को उसने बांध दिया, सारी डंडियों को कस से एक रस्सी में, अब कोई नहीं तोड़ पाया तो उसने कहा देखो एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये तो कहानी है। और इतिहास क्या बताता है कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे तो यूनानियों के हाथों कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गौरी के हाथों कटे, जब महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे और मिर्जा राजा जय सिंह दूसरी तरफ थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तब रियासतों के राजा थे, अब जातियों के राजा हैं। तब रियासतों को, राजाओं को लगता था कि अगर हम उनके साथ ले लेंगे और उसके बाद हमारा राज आ जाएगा। आज जातियों के राजाओं को लगता है कि हम कट्टरपंथी शक्तियों को साथ लेंगे, हमारा राज आ जाएगा। मगर वो भूल गए कि जब गौरी ने जीता था तो जयचंद भी नहीं बचे थे। इसलिए जिस का साथ दिया लास्ट में कोई नहीं बचा। और आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं पाकिस्तान में 24% हिंदू रह गया था और आज के बांग्लादेश में 32% था, 7% पे आ गया। उस 32% में 80% SC ST OBC था, कहां गया? कहां है वो? बट गए और कट गए, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये आज के संदर्भ में राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, सिलहट का उदाहरण। सिलहट बांग्लादेश का एक जिला है, हिस्सा है, जिसका वास्तविक और ओरिजिनल नाम था श्रीहट। वहां पे यह तय हुआ, मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, वहां पे यह तय हुआ कि वोटिंग से तय होगा कि वो इलाका पाकिस्तान में रहेगा या भारत में रहेगा। और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल, जो कि उस समय एक दलित समाज के नेता थे, और वो मोह में आ गए कि मुस्लिम लीग के साथ हम मिल जाएंगे और इसके बाद हमारा राज रहेगा और हमें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। उनकी जाति का वोट भी वहां अच्छी संख्या में था और उन्होंने अपनी जाति के लोगों से कहा कि तुम पाकिस्तान के पक्ष में वोट कर दो, मुस्लिम लीग के पक्ष में। और इस वजह से वोट बटा और सिलहट भारत से कटा और पाकिस्तान में जाने के बाद बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है सबको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं पूरे भारतीय समाज से कहना चाहूंगा कि तुरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। ये बहुत सारे गठरी को चुराने के लिए लगे हुए हैं, अपनी मन की आंखें खोल के रखिएगा, तब आपकी गठरी सलामत रहने वाली है। बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया देश की राजनीति, क्योंकि आज हम 1948 जब पांचजन्य की स्थापना हुई थी, तब भारत के जो प्रमुख आयाम हैं, अष्टायामों पे हम बात कर रहे थे। ये वर्ष संविधान की भी हीरक जयंती है और आज हम देखते हैं कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता जेब में संविधान लेकर घूमते हैं और वो ये कहते हैं कि आज मोदी जी के शासनकाल में या NDA के शासनकाल में जो संविधान है वो खतरे में है। क्या आपको लगता है कि पिछले 75-76 सालों में संविधान कभी खतरे में नहीं रहा और पिछले 10 सालों में संविधान खतरे में, जैसा कि वो बोलते हैं? देखिए, संविधान एक नजरिए से वाकई खतरे में है। जब केंद्र सरकार के द्वारा पारित कानून CA के खिलाफ राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो यह सरासर संविधान का उल्लंघन है, इसलिए संविधान खतरे में है। जब वो कानून जो देश की नागरिकता से जुड़ा हुआ है और संविधान के अनुसार नागरिकता सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राज्य का रत्ती भर भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नागरिकता के कानून पे राज्य की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो समझिए संविधान खतरे में है।
जब केंद्रीय एजेंसियों के लिए राज्य की सरकारें कहें कि हम आपको राज्य में काम नहीं करने देंगे, तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। और जिस जमाने में स्थिति ये आए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए प्लेस के ऊपर एएसआई की टीम को जाने से उनको लगे कि देश में माहौल बिगड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। जब सत्ता में वो थे तब भी संविधान को छीण करने में, ध्वंस करने में रोल था, और आज भी उन्हीं का रोल है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, शायद आज की पीढ़ी भूल गई हो। ये तो लोगों को याद होगा कि 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई। उसका ही कोई वैधानिक आधार नहीं था, परंतु हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारें क्यों बर्खास्त कर दी गई? ये संविधान खतरे में नहीं था। दूसरे राज्य की राज्य सरकार का क्या लेना देना। और उससे बड़ी बात लोगों को नहीं याद होगा, 1980 में जब इंदिरा गांधी जी दोबारा जीत के आई, कांग्रेस दोबारा जीत के आई, 9 अपोजिशन की गवर्नमेंट्स को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है लोकसभा का, तो आपको अब नैतिक अधिकार नहीं है कि आप राज्य में सरकार में रह सके। वो लोग आज कहते हैं कि साहब संविधान खतरे में है। इसीलिए जिन्होंने इतना दुरुपयोग किया कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट को एसआर बोम्मई केस में जजमेंट देना पड़ा कि किसी भी सरकार का बहुमत है या नहीं, यह सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा। और उस जजमेंट में जाके देखिएगा, यह कितना बड़ा इंडिकेशन था उस समय की सरकारों के लिए कि यह बहुमत सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय होगा और यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वह व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल ही क्यों ना। आप सोचिए संविधान को कितनी बड़ी चुनौती थी। और मैं कहना चाहूंगा आज भी वो लोग उस संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए 15 अगस्त 1947 है कट ऑफ डेट, मगर वक्फ बोर्ड के लिए 12 साल की मियाद तो छोड़िए, 15 अगस्त 47 भी नहीं है। और मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछना चाहता हूं कि आपने मुगलों के टाइम के फरमानों के आधार पर वक्फ बोर्ड में जमीन देने का प्रावधान इस संविधान में कर रखा है। और ये वो सरकारें थी जो 100% शरिया से चलती थी, जिसके कोई ऐसा बादशाह नहीं रहा जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो। जहां जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिम्मी मतलब नॉन मुस्लिम प्रजा, उसका संपत्ति पे हक नहीं है, यानी उस भारत के कॉन्टेक्स्ट में हिंदुओं का संपत्ति पे हक नहीं है। ये उस कॉन्सेप्ट को भारत के संविधान में लागू किया हुआ है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और आप सोचिए उस संविधान को बनाए रखने के लिए, उस प्रावधान को बनाए रखने के लिए जो लोग कह रहे हैं वो उसकी वजह से संविधान खतरे में है। इसलिए आज संविधान को वास्तविकता में असली सेकुलर स्वरूप तक पहुंचाना है और हर गरीब व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाना है, जिसके लिए मोदी जी की सरकार ने आने के बाद काम किया है। जिसे हम लोग कभी बचपन में गीत में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। तो अब आज स्थिति यह है कि वो हमने जिसे कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर वहां तक पहुंचाया है, मगर अभी दिमागों के ऊपर, जो उसी गीत की अगली पंक्ति थी, न संयम व्यवस्था न एक आत्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। गरीबों की बात कर रहे थे कि मोदी जी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में भी चुनाव है और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो केजरीवाल जी हैं, वो लगातार प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं। चाहे झुग्गियों का मामला हो, शीश महल के सामने राजमहल लेकर आ जाते हैं। और दिल्ली चुनावों में इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति आप क्या देखते हैं? क्या केजरीवाल जी के जो आरोप हैं और उन पर जो आरोप हैं उसको लेकर राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, दिल्ली का चुनाव इस समय त्रिकोणीय हो रहा है और तीनों पार्टियों की अपनी एक अलग, देखिए कितनी अद्भुत फितरत है। एक पार्टी है कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती, कहता ना पुरानी धुरानी हो गई, अब इसको किनारे रख दो। उससे भी ज्यादा कोई चीज पुरानी हो जाए तो लोग कहते हैं ना, अभी ये कपड़े फटे पुराने हो गए, अब घर में भी रखने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। तो वो पुरानी धुराने से फटे पुराने की तरफ
बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, ये नई नवेली पार्टी है, अजब अलबेली पार्टी है, जिसकी फितरत ही समझना अपने आप में एक चुनौती के समान है, जो आते हैं और कुछ भी अनर्गल मिथ्या आरोप लगाकर चले जाते हैं। अब आज ही मैं सवेरे देख रहा था तो केजरीवाल जी प्रेस में कह रहे थे, नहीं अब तो भाजपा को लगता है कि सरकार तो आनी नहीं है, तो इनके नेता सोच रहे हैं कुछ पैसा ही कमा लिया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? जो नई राजनीति के प्रवर्तक आए थे उनके मुंह से ये निकल रहा है कि सरकार और पैसे में कमाने में कनेक्शन है। ये आए थे भ्रष्टाचार के नाम पे बात करने। इसे कहते हैं, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई। सरकार और पैसा दोनों आपके दिमाग में एक साथ बैठा हुआ था। कितने इसे कहते हैं, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो अब उनका असली चेहरा जनता के सामने है और नकली चेहरा पीछे होता चला जा रहा है। ये बहुत साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता चला जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो शीश महल की बात उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती है। और उदाहरण के लिए अगर आप लोग देखें, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सुना है शीला दीक्षित जी के कमरे में 15 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कहां फूटता है सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। सोचिए, इन्हें देखकर शीला जी की रूह जहां पर होगी उसे कितनी तकलीफ होती होगी। और आज वो आलीशान महल में जहां 15 अब छोड़िए वो सब टॉयलेट सीट लगी हैं, 3-4 करोड़ के पर्दे लगे हैं और बहुत सारी चीजें लगी हैं। तो वही बात जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, आज दिल्ली की जनता मानो केजरीवाल जी से ये कह रही हो कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और आज वो ऐसी बातें करते हैं जैसे सारी खुदाई उन्हीं की हो और किसी के पास कोई सत्य हो ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो प्रश्न वो ये भी उठाते हैं कि उनकी कहते हैं हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, भले वो अभी संयोजक रह गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन चेहरा वही है। दिल्ली में बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है और वो यही कहते हैं कि कमजोर है बीजेपी हार रही है, वो अपना कोई चेहरा भी खड़ा नहीं कर सके इतने सालों में। कितनी मजेदार बात है कि जहां मुख्यमंत्री पद पे मुख्यमंत्री बैठी हुई है वही चेहरा नहीं है। उन्हें कहना चाहिए उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का मुखौटा है। यानी जो कुर्सी पे बैठा हुआ है सीएम, वो सीएम नहीं है। और जो सीएम नहीं है उसके नाम पे केजरीवाल कवच योजना चल रही, जो सीएम भी नहीं, डिप्टी सीएम भी नहीं, मिनिस्टर भी नहीं है, नेता विधायक दल भी नहीं है। ये जानते कैसे हुआ है? एक कहावत होती है, संसर्गजाह दोष गुणा भवंती, संगति के कारण दोष गुण और दोष आ जाते हैं। ये एक जमाने में कांग्रेस पे आरोप लगता था कि पीएम तो मनमोहन सिंह जी हैं और सुपर पीएम कोई और है। आज देखिए संगति का कैसा प्रभाव आया है कि आज वही कांग्रेस का, जिसे कहते हैं राजयोग के साथ राजरोग भी आता है। तो राजरोग ऐसा आया है कि यहां भी सीएम कोई है और सुपर सीएम कोई और है। तो चेहरा कौन है, मुखौटा कौन है, ये दिल्ली की जनता समझ रही है। चेहरे पे कितने भी चेहरे लगा लेके आ जाते हैं लोग, मगर दिल्ली के लोग अब उसे समझने लगे। आप संगत की बात कर रहे थे, संग आए भी थे ये इंडिया अलायंस में, साथ में यही राहुल गांधी थे, यही केजरीवाल थे और उनके साथ तमाम और विपक्षी पार्टियां थीं। दिल्ली चुनाव आते ही ये संगत का असर किसके ऊपर किसका ज्यादा हो रहा है और ये फूट कहां से आई? नहीं, संगत दो प्रकार की होती है, एक होती है सत्संग और एक होता है कुसंग। और 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मध्य में जो एक दूसरे से गले मिल रहे थे और आज जंग से गाली गलौज कर रहे हैं, इससे दिखाई पड़ता है कि वो एक दूसरे से जानते लोकसभा में कैसे गले मिल रहे थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। दोनों की नजर इस पे रहती थी कौन एक दूसरे को निपटा के गद्दी पे कब्जा कर ले। तो जो दिल का भाव था वो अब वास्तविकता में उभर कर सामने आने लगा है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये लोग केवल एक फैक्टर की वजह से आए थे, एम फैक्टर, मतलब मोदी को हराना है। वैसे कुछ और भी जो आप लोग सोच रहे होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता पर हमें पूरा विश्वास है। अब क्या हुआ कि इनको लोकसभा में तो लगा कि उस फैक्टर पे सबको एक रहना चाहिए,
फिर कांग्रेस ने जीतने के बाद इतना जलवा गालिब करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी ने ऐसा हाथ नचा नचा के भाषण लोकसभा में करना शुरू किया कि उन्होंने अब इंडी गठबंधन के किसी और को तो कुछ समझा ही नहीं। आप बताइए, उनकी स्पीच में कहीं अखिलेश जी का नाम, कहीं केजरीवाल जी का नाम, शरद पवार जी का नाम, उद्धव ठाकरे का नाम, स्टालिन का नाम, कहीं कुछ नहीं। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो दूसरे वालों को लगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो ये हमारा एम यही ले उड़े, क्योंकि पहले तो इन्हीं का था, आज मेरा है। उन्हें गीता का ज्ञान समझना चाहिए, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, आगे किसी और का हो जाएगा, क्या पता MIM वालों का हो जाए। अब इसलिए उनको अगर तटस्थ भाव से राजनीति करें तो बेहतर समझ में आएगा, मगर मोह आ जाता है, M फैक्टर। तो मोह के कारण एक दूसरे के प्रति मर्यादा ढूंढने लगते हैं, ये दिखाई पड़ा। लेकिन ये जो सारे आप बात कर रहे हैं विपक्षी दल एक तरफ इकट्ठा होते हैं, पर देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पिछले 10 वर्षों में जो तय की है वो है नैरेटिव की लड़ाई, जो विशेष तौर से बीजेपी के लिए काफी चुनौतियां लेकर आई है। और इससे पहले जो सेशन चल रहा था आनंद रंगनाथन जी के साथ, तो उसमें कृषि बिलों की भी बात हुई थी। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ऐसा चलाया गया और सरकार को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े। क्या विश्व, और ये विश्व स्तर पर है, ये बात सामने आ चुकी है कि किस तरह से पूरे विश्व स्तर पर भारत पे मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आने वाले समय में ये नैरेटिव की लड़ाई से निपटने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। नैरेटिव की लड़ाई वास्तविक लड़ाई है। आप सत्ता में रहें, अगर नैरेटिव नहीं बदला तो याद करिए वो कश्मीर फाइल फिल्म का डायलॉग है ना, सरकार भले उनकी है, सिस्टम आज भी हमारा है। तो वो नैरेटिव की लड़ाई ऐसी है कि सुषमा स्वराज जी का 13 दिन की सरकार के समय दिया गया संसद का भाषण देखिए, उसमें एक लाइन है, हम इस समय लुटियन जोन में बैठे हैं, कि लुटियन जोन में आप तब तक बौद्धिक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव ना करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें, तब तक आपको बौद्धिक जगत में मान्यता नहीं मिल सकती थी। और मोदी जी के आने के बाद तो नैरेटिव इतना भयानक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया कि ये खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर आप देखें कि जिस ढंग से बदलाव आ रहा है, आप एक उदाहरणों से भी समझ सकते हैं कि सरकार आने के बाद यह प्रयास किया गया। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं एक बार अमेरिका गया तो एक बहुत बड़े थिंक टैंक की चीफ थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी इज अ राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। अभी आनंद रंगनाथन जी बोल रहे थे कि हमने जो दिया है तो सबको समान रूप से दिया है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा है, ये जानते हुए भी कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं की है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार हम लोगों के संसदीय दल की बैठक में ही बोला था, वोट मिले ना मिले पर सरकार में आने के बाद हमारा कर्तव्य सबके लिए है। तो ये एक नैरेटिव की लड़ाई पिछले 50-60 सालों से चल रही है, और वो नैरेटिव आज से नहीं चल रहा, 48 से। भारत तो एक देश था ही नहीं, डेमोक्रेसी यहाँ सर्वाइव ही नहीं करेगी। फिर जब 90 के दशक में बीजेपी उभरने लगी, ये लोग आएंगे तो मुस्लिमों को खा जाएंगे, ये आएंगे देश बैकवर्ड हो जाएगा। और नैरेटिव और यथार्थ में अंतर क्या होता है और मोदी जी के आने के बाद वो कैसे बदला है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो क्या कहा जाता था, जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और आज हकीकत क्या है, राम मंदिर भी बना है और अबू धाबी में भी मंदिर बना है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुक रहे हैं। किसके लिए? ये बात करने के लिए कि व्यापार में भारत से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए नैरेटिव और यथार्थ में भारी अंतर है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। विदेश में ऐसी इमेज बनाई गई कि बीजेपी इज अ राइट विंग रिग्रेसिव फंडामेंटलिस्ट पार्टी। आज जितने हाई टेक के प्रयोग हैं वो सारे के सारे हमने सबसे पहले डिजिटल इंडिया में, अगर आज दुनिया में 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, जिसके बारे में चिदम्बरम साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर कहा था भारत तो कम पढ़ा लिखा देश है, कैसे ये लोग मोबाइल और इसको ऑपरेट कर पाएंगे, वो हमने करके दिखाया है। ये बताइए, ऑडियो ब्रिज टेक्निक को सबसे पहले यूज किया चुनाव प्रचार में मोदी जी ने। 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के द्वारा 2014 में सबसे पहले यूज किया मोदी जी ने। सबसे पहले पार्टी वेबसाइट बनाने वाले हम थे। ईमेल जब नया नया आया था, पुराने लोगों से पूछिएगा, 97-98 में सबसे पहले बीजेपी ने शुरू किया था ईमेल से देना।
अभी आइए, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, मोबाइल का रिवॉल्यूशन अटल जी के जमाने में, डिजिटल रिवॉल्यूशन मोदी जी के जमाने में, न्यूक्लियर पावर बने हम अटल जी के जमाने में, और जल थल नभ तीनों में न्यूक्लियर पावर बने मोदी जी के जमाने में। तो अगर देखा जाए तो वी आर अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोग्रेसिव पार्टी, बट द नैरेटिव इज दैट वी आर फंडामेंटलिस्ट रिग्रेसिव पार्टी। फैक्ट कुछ और है और प्रचार कुछ और है। यही बात है कि फिर ये नैरेटिव की जंग कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपने खुद ही बोला, क्या ये माना जा सकता है कि सरकार भले आपकी है लेकिन सिस्टम किसी और का है? कैसे बदलेंगे इसको? जी निश्चित रूप से, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में ड्रग एडिक्ट हो जाएं तो उसका बहुत लंबा समय लगता है उसमें से बाहर निकलने में। ये जो लड़ाई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये अमृत काल है। इसमें उन्होंने 5 प्रण कहे हैं। नंबर 1 कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। नंबर 2 गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। नंबर 3 इसके लिए अपनी विरासत पे गर्व करना है। नंबर 4 इसके लिए कर्तव्य करना, और नंबर 5 कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। ये लड़ाई कुछ मामलों में आजादी की लड़ाई से बड़ी है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आपने कैसे कहा आजादी की लड़ाई से बड़ी है? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, हमें पता है कि हम जेल में हैं और ये इन प्रकार ने जेल से बाहर निकलना है, और एक बार जेल से बाहर निकल जाए तो कभी जेल में दोबारा नहीं आना है। यानी उसमें फिजिकल चैलेंज दिख रहा था। ये लड़ाई वो है कि मानसिक गुलामी अभी तक दिमागों में ऐसी भरी हुई है। इट्स लाइक समबडी हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट। उसे ड्रग्स के बगैर छटपटाहट होने लगती है और उसे लगता है इस ड्रग में ही जीवन है। तो आज भी आप कोई अच्छी बात बोल दीजिए भारत और भारतीय संस्कृति के बीच, तो दर्जनों लोग सोशल मीडिया पे कूद पड़ते हैं, नहीं ये कोई अच्छा नहीं था, ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक था, ये बिल्कुल बकवास था, ये बिल्कुल गलत था। ये है दिमागों में भरी हुई बात। और मैं चैलेंज करके कहता हूं किसी दूसरे धर्म संस्कृति के बारे में, जहां पे भले ही वो बात उतनी तर्क वैज्ञानिक ना भी हो, लेकिन देखिए उसके कितने लोग बोलते हैं जाके अगेंस्ट में। इसलिए वो मानसिकता से लड़ाई अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है, और उस मानसिकता को बदलने के लिए ये पूरा अमृतकाल लग सकता है। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में भरी गई है तो एक पीढ़ी उसमें से बाहर निकलने के लिए चाहिए। इसलिए जो आपने कहा, वो सिस्टम रगों में एक प्रकार का नशा बन के दौड़ रहा है, और उसकी जब तक आप पंचकर्म क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो सारा जो विष है वो नहीं निकलेगा। और इसको ऐसे भी समझ लीजिए, मोदी जी ने कहा ना कि अमृत काल है, तो अमृत से पहले विष निकला था कि नहीं? तो पहले विष को निकालिए, फिर अमृत का साक्षात्कार होगा। अंत में बस एक सवाल, क्योंकि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की है, और मानसिकता कैसे बनती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें एजुकेशन का, पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हुए आए हैं उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है उस पर कई बार चर्चा की जा चुकी है, और आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आपको मैंने कई डिबेट्स में बोलते सुना है। ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, क्योंकि इसी से आने वाली पीढ़ियों को सच पता लगेगा और तभी जाके एक मानसिकता भी बदलेगी। देखिए, मैं कह सकता हूं 5 जन जो भूमिका निभा रहा है एजुकेशन की फील्ड में, वो महात्मा गांधी के विचारों का सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावी माध्यम बना हुआ है। आप कहेंगे कि ये आपने कैसे कहा? मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी हिंद स्वराज, जो उन्होंने स्वराज की पूरी अवधारणा दी। उस हिंद स्वराज में, यहाँ रतन शारदा जी बैठे, इन सबको आप लोगों को पता होगा, हितेश जी को, वो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई। प्रश्न पूछता है, कहता बापू, हमारा गरीब किसान जिसके पास 2 जून की ढंग की रोटी तक नहीं है और जिसके आगे कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, उसे देखकर आपको भारत के भविष्य से डर नहीं लगता है? तो गांधी जी कहते हैं उसे देख के डर नहीं लगता है, मुझे पढ़े लिखे लोगों को देख के डर लगता है, क्योंकि ये लोग उस सभ्यता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए शैतानी सभ्यता तक वर्ड यूज किया है। उन्होंने कहा है ये हम ब्रिटेन से मुक्त होना चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की कॉपी बनना चाहते हैं, ये स्वराज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर आपको बाघ के अत्याचार से मुक्त होना है और खुद बाघ का स्वभाव पाना है तो यह स्वराज नहीं हो सकता। तो मैं स्वघोषित गांधीवादियों से कहूंगा, उस स्वराज में स्वराज तो आप लाए थे, यानी अपनी गवर्नमेंट, स्वतंत्र नहीं आया था। तंत्र की लड़ाई आज तक चल रही है, और शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो हमारे दिमागों में विष भरा गया है, उस विष को निकालने के लिए एक बौद्धिक व्यवस्था के द्वारा जो एक अभियान है, जो महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के मूल भाव के अनुरूप है, उस पर 5 जन ने 78 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं।
और ये भी आप समझिए जो विचारों में मतलब किस ढंग की चीजें भरी, मैं मतलब छोटा सा, कई बार हम ये बात बोलते भी हैं, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए ये पिछला वर्ष 2024 एक मामले में भारत में टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल एक अलग वर्ष था। हमेशा एक साल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी एक जगह जाते थे तो वो था आगरे का ताजमहल। पहली बार 2024 ऐसा वर्ष अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए हैं तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में गए हैं, 1,80,00,000। अब ताजमहल और राम मंदिर पे बस नैरेटिव में एक बात बता देना चाहता हूं। ताजमहल आप में से अगर कोई गए होंगे तो वो बताता है गाइड के साथ, देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस है, इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी कि उसकी जो बेस है यानी जो नींव है उसमें आबनूस की लकड़ी लगाई गई है ताकि अगर जमुना में बाढ़ आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो डूबेगा नहीं, वो प्लेटफॉर्म की तरह बचा रहेगा। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है कि एकमात्र लकड़ी है जो पानी सोखने के बाद कमजोर नहीं होती है बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। वाह क्या सुंदर टेक्नोलॉजी है। और कॉमन सेंस यूज करिए कि जो लोग रेगिस्तान में रहते थे उन्हें बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी कैसे पता थी, मगर आप सोचिए नैरेटिव ने हमारे दिमाग में भर दिया। मजे की बात ये नैरेटिव क्या बढ़ा, आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं तो क्या नाम आते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, शाहजहां नूरजहां, सलीम अनारकली, जोधा अकबर। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो। दर्जन भर से कम ऑफिशियल बीवियां नहीं होती थी और किसी के हरम में 100-200 से कम औरतें नहीं होती थी और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान प्रेम के प्रतीक 3 पीढ़ी से भरे हुए हैं हमारे दिमाग में। जब प्यार किया तो डरना क्या, बंदों से पर्दा करना क्या। सोचिए मतलब किस प्रकार का नैरेटिव हमारे दिमाग में है। और आइए भगवान राम के बारे में तो कहते हैं भैया सीता जी को वन भेज दिया था, देखिए महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता था। ये भगवान राम की वजह से वन गए थे, कैकेयी की वजह से गए थे ना। तो दुनिया में कोई एग्जाम्पल है कि कोई लेडी की इतनी पावर कि राजा को अपना डिसीजन बदलना पड़े, फ्यूचर किंग को जाना पड़े। और वरदान किस बात के थे कि युद्ध में उसने राजा दशरथ की मदद की थी। सोचिए नैरेटिव क्या होता है और कैसे दिमाग में बैठा दिया जाता है। भगवान राम के जन्म के सारे आधार मौजूद, जन्म के सारे मतलब डिटेल्स मौजूद, पूरी पीढ़ियों की व्यवस्था मौजूद, सब कुछ मौजूद, मगर वो तो साफ साबित नहीं करना है और दूसरी चीजों को लेकर मन में। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं ये नैरेटिव का खेल। अब मैं एक और अंत में उदाहरण दूं, हम तो कभी एक देश थे ही नहीं, तो अंग्रेजों ने आके हमको एक देश किया, ठीक है साहब। जब आप पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो क्या बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये पूरा देश एक नहीं था तो पूरे देश की नदियां कैसे आ गई। और जब आप मोक्षदायिनी नगरियों का नाम लेते थे क्या है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती च सप्तैता मोक्षदायका। अब आप आइए, आप कांची मठ में जाइए, वहां जब सरस्वती जी की आराधना होती है तो क्या उसमें एक श्लोक में एक लाइन ये भी है, नमस्तु शारदे देवी कश्मीर पूर्वासिनी। यानी वो शारदा देवी जो पीओके में चली गई उनके साथ भी संबंध बना रहता है। भगवान कृष्ण शरीर छोड़ते हैं द्वारका में और हृदय है कहां, जगन्नाथपुरी में। पूर्व और पश्चिम हृदय से ऐसे जुड़े रहते हैं। मगर क्या बताएं, नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हम एक देश थे ही नहीं कभी। और लास्ट में एक जरूर मैं कहना चाहूंगा, हम तो साहब इतने अच्छे थे तो गुलाम क्यों हो गए। तो ठीक है साहब, अगर हम गुलाम हो गए तो इसका मतलब जो कुछ गुलामी के कालखंड में हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम तो गुलाम थे, जो हमारा शासक था वो नहीं, वो जो कुछ भी समाज में गलत हुआ जिम्मेदार तो तुम थे। साहब जब मैं गुलाम था तो जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं, मैं तो डिसीजन ही ले पा रहा था। नहीं डिसीजन तो तुम ही ले रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं गुलाम तो तुम थे। मतलब गुलाम इसलिए बता के रखना है कि तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस नहीं आने पाए कि मुझे कोई गुलाम नहीं बना पाया। और उसके बाद सारी विकृतियां जो गुलामी के काल में आई, पर्दा प्रथा, ये बताइए कौन से हिंदू देवी की फोटो आपने पर्दे में देखी है। बाल विवाह, अरे हमारे यहां तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ धर्मशास्त्र में। उसके बाद मगर ये सारी तुम्हारे दिमाग में भरनी है। इसलिए ये नैरेटिव के माध्यम से समझिए कि हम गुलाम भी थे। तो मगर जानते हैं हम कैसे गुलाम थे, हम खुद मुख्तार गुलाम थे। यानी गुलाम भी थे और खुद मुख्तार भी थे ऐसा। और देखिए नैरेटिव क्या है, आज कहते हैं लेफ्ट लिबरल। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। मतलब लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता।
मगर भारत में लिबरलिज्म का प्रतीक लेफ्ट, मतलब कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो मतलब ऐसा हो जैसे आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, बहुत ही आस्थावान नास्तिक हूं, कोई ये कहने का प्रयास करे वैसे ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल होता है। तो इसलिए इस नैरेटिव के आख्यान को, और इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना कि जो निरुक्ति होती थी वेदों में, शिक्षा कल्प छंद निरुक्त में जब अर्थ निकालना हो तो प्रकरणशाह निकालना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करके निकालना चाहिए, सीधे सीधे अपने दिमाग में इसको नहीं धर कर लेना चाहिए। जैसे गंगा जमुनी तहजीब, भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी क्यों नहीं कहा गंगा जमुनी संस्कृति? ना ना ना, तहजीब वर्ड लाना है, गंगा जमुनी के साथ तहजीब लाना है। जबकि गंगा जमुनी सो कॉल्ड तहजीब वही जहां गंगा को माता मानते हैं, जमुना को माता मानते हैं, वही गंगा जमुनी तहजीब वर्ड यूज करना है, संस्कृति नहीं यूज करना है, क्योंकि संस्कृति से स्वाभिमान आएगा और तहजीब से वो स्वाभिमान दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, नैरेटिव की लड़ाई अभी लंबी चलेगी और जिस तरह से आप बता रहे हैं किया जाएगा, मानसिकता को सुधारना है एक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी, जो 70 साल से चल रहा था उसे खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आपने समय निकाला, समय की सीमाएं, वरना सुधांशु जी के साथ सवाल इतने हैं और उनके पास जवाब इतने हैं और सब सुनने के लिए लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन समय क्योंकि हमारे पास अब खत्म हो चुका है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप 5 जने के इस कार्यक्रम में आए।